हेलो दोस्तों, मैं हूं जेएस राहुल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय जेएस राहुल में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का पार्ट 11 करेंगे। तो ये दोस्तों ये इसका अंतिम पार्ट है, ठीक है, जिसका हम लोग अभ्यास प्रश्न को जानेंगे। आप देखते ही समझ गए होंगे यह अभ्यास प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग देर न करते हुए, ठीक है, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है क्या है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए, आप लोग जान रहे होंगे। देखिए, जब कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है, ठीक है, लाल से नीला कर रहा है, तो लाल से नीला कौन करता है? ऑटोमेटिक है कि ये क्षारक करता है, ठीक है। तो जो क्षारक होता है वो लाल से नीला करता है, तो क्षारक का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। देखते हैं, 7 से अधिक, एक तो 7 से अधिक नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, ये कौन सा होगा? डी। सही आंसर इसका डी होगा, 10। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है दोस्तों? देखिए कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों HCl। ठीक है, इसका सही आंसर कौन होगा? HCl, क्योंकि अम्ल है। ठीक है, हम लोग देखिए दोस्तों तीसरा देखते हैं। ठीक है, तो तीसरा देखो क्या है कि NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। बोल रहा है कि जो 10 ml NaOH का 10 ml का जो विलयन है, 10 ml विलयन, ठीक है, HCl के 8 ml विलयन से, देखो ये बात बोल रहा है HCl के, यहाँ पे देखो थोड़ा सा देख लो, जो ये NaOH का 10 ml विलयन है ना, वो HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जा रहा है। ठीक है, तो यदि NaOH के उसी विलयन का 20 ml, कितना? 20 ml ले लो, तो उदासीन करने के लिए HCl उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? यानी कि देखो, बस विलयन वही रहेगा, बस उसकी मात्रा बढ़ गई, उसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता होगा? तो ये ऑटोमेटिक सी बात है, जब 10 ml के लिए 8 ml HCl लगता है, तो 20 ml के लिए क्या 16 होगा? देखते हैं, 16 देखिए यहाँ पे है डी में, इसका सही आंसर डी होगा, 16 ml। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए। ठीक है, पहले शब्द समीकरण लिखिए ना, तथा उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए पहला क्या है, इसमें 4 है, ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहला है जो सवाल है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो इसके आप लोग पहले शब्द समीकरण में लिखना है। देखते हैं इसका शब्द समीकरण कैसे होगा। देखो, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है प्लस जिंक होगा, क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। समझे भाई बात? अब इससे आप लोग क्या करना ना, इसे आप लोग संतुलित करना है। तो संतुलित कैसे होगा? जब तक इसे हम लोग इसके संकेत या सूत्र के रूप में पहले व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है? H2SO4 प्लस जिंक है, तो यहाँ पे जिंक लिख दिया मैंने, एरो का निशान और जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस H2। अब देखते हैं कि ये संतुलित है या नहीं। ठीक है, तो ये देखो H इधर भी 2 है, H इधर भी 2 है, SO4 इधर भी है, SO4 इधर भी है, Zn1 इधर Zn1, तो ये ऑटोमेटिक दोस्तों ये संतुलित है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा क्या है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ, ठीक है, अभिक्रिया करता है। जो ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, देखते हैं इसका कैसे होगा। पहले देखो, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया प्लस मैग्नीशियम है, क्या बना रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सभी में हाइड्रोजन गैस निकलेंगे, क्योंकि आप लोग मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक, अब ये अम्ल है, ये धातु है, तो जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे लवण क्या होंगे? जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोरीन के साथ बना लेगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस होंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग देखते हैं संतुलित करने के लिए। तो पहले से संकेत के रूप में इसे लिखते हैं, संकेत और सूत्र के रूप में। देखो, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? HCl प्लस है तो प्लस लिख दिए, ये मैग्नीशियम का मैग्नीशियम में आप लिख दिया। ठीक है,
और यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो दोस्तों अगर आपको ये सूत्र बनाने नहीं आता है ना, ये सूत्र, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि MgCl2 कैसे हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो ये अब मैं आपको अध्याय 1 में जब आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको सूत्र बनाने बताया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। प्लस H2, सही है बात। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये संतुलित है या नहीं, ये चीज़ देखना है। देखो यहाँ पे H एक ठो है, यहाँ पे H 2 ठो है, क्लोरीन यहाँ पे एक ठो है, क्लोरीन यहाँ पे 2 ठो है, मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक। इसे संतुलित हम लोग करते हैं। आपको मैं संतुलित करने भी बता चुका हूँ एक चैप्टर में ना, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रम समीकरण में मैं आपको ये चीज़ संतुलित करने बता दिया। अगर ये भी आप नहीं जान रहे तो एक चैप्टर का वीडियो देख लें, ठीक है। तो देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, नेक्स्ट ये भी इससे संतुलित नहीं किया, वो देखो संतुलित करते हैं। देखो यहाँ पे संतुलित करना भूल गया मैं। देखो यहाँ पे जब 2 लगा दोगे ना, देखो 2 ठो H हो गया, Cl भी 2 ठो हो गया। यहाँ पे देखो Cl 2 ठो है, H 2 ठो है, मैग्नीशियम एक ठो है, ये बराबर हो गया, ठीक है, संतुलित हो गया ये। तो तीसरा क्या है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्युमिनियम चूर्ण के साथ, जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनेगा? देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस एल्युमिनियम, तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? एल्युमिनियम सल्फेट। देखो यहाँ पे जैसे में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? H2SO4 है, ठीक है, प्लस एल्युमिनियम है, तो यहाँ पे लवण और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो लवण क्या बनेंगे? इसका एल्युमिनियम और सल्फेट का क्या हो जाएंगे? एल्युमिनियम सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर से मैं बता दूँ, ये जो सूत्र कैसे बना है ना, ये चीज़ एक चैप्टर में मैं बता चुका हूँ, नहीं समझ में आ रही है तो देख लो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका अंतिम डी क्या है? देख लो कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ, लौह यानी कि लोहा, आयरन, ठीक है, के साथ अभिक्रिया करता है। तो देख लो यहाँ पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस लौह, यहाँ पे आयरन भी मैं लिख सकता था लेकिन लौह ही लिख दिया, कोई बात नहीं है। तो क्या बना रहा है? तो आयरन क्लोराइड यानी कि लोहा का क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिक है क्योंकि एक अम्ल और क्या हो रहा है? अम्ल की अभिक्रिया हो रही है धातु के साथ, तो हाइड्रोजन तो निकलवे करेगा और लवण तो बनवे करेगा, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे देखो दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl प्लस लोहा का क्या होता है? Fe यानी कि आयरन, ठीक है। क्या बनाएगा? आयरन क्लोराइड FeCl3 प्लस H2। अब इसे देखते हैं कि ये संतुलित है या नहीं, ओके। तो ये देखो यहाँ पे, तो ये संतुलित H इधर एक ठो है, यहाँ पे H 2 ठो हो गया, Fe यहाँ पे देखो एक ठो है, यहाँ पे भी ठीक है, Cl यहाँ पे 3 ठो है, यहाँ पे Cl एक ठो है, तो यहाँ पे इसे मैं संतुलित कर दिया हूँ, ठीक है। संतुलित करने में आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्या कह रहा है कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। तो देखिए हम लोग दोस्तों, इसे हम लोग कैसे साबित करते हैं, यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लिया एक, देखो यहाँ पे इसको साबित करने के लिए मैंने एक बीकर लिया, देख लो यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है। एक बीकर लिया, ठीक है, इससे क्या किया मैंने? एक रबर का काट यहाँ पे लगाया, 2 कील लगाए यहाँ पे, ठीक है, स्विच लगाया मैंने, बल्ब लगाया, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई। ये आपको एग्जांपल ना आपके NCERT बुक में है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग क्या लिखा है यहाँ पे ये पढ़ते हैं, ठीक है। एक बीकर में चित्रानुसार उपकरण सजा लेते हैं, इसके बाद बीकर में बारी बारी से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, पहले तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, फिर अल्कोहल एवं ग्लूकोज से विलेन डालकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। देखिए ये जो इस प्रकार से हम लोग पहले सुव्यवस्थित कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से पहले हम लोग क्या डालेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल के देखेंगे, फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, देखेंगे कि बल्ब जलता है कि नहीं। उसके बाद फिर क्या करेंगे? एल्कोहल को डालेंगे, उसके बाद फिर ग्लूकोज को डाल के देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस बीकर में, देखते कि किससे। तो आप जब डालिएगा तो देखिएगा कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो बल्ब है ना, वो बल्ब जलने लगता है। जब आप इससे किससे? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करवाइएगा
ठीक है, तो ये जलने लगता है। परंतु एल्कोहल एवं ग्लूकोज की स्थिति में बल्ब नहीं जलता है। तो एल्कोहल यहाँ पे डालिएगा इस पर, ठीक है, यहाँ पे एल्कोहल न और क्या बोलते हैं कि ग्लूकोज जब डालिएगा तो ये बल्ब जलेगा नहीं। यहाँ देखिए बल्ब जल रहा है क्योंकि यहाँ पे ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें डाला गया है, इसलिए बल्ब जल रहा है। लेकिन जब आप ग्लूकोज और एल्कोहल को डाल कर देखिएगा तो वहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा। तो देखिए दोस्तों इससे क्या होता है कि अतः इससे स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज एवं एल्कोहल आयनों में विघटित नहीं होते हैं, अर्थात ये H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। इसका मेन यही है, H+ आयन ही है इसका मेन थीम, ठीक है। इसलिए ग्लूकोज एवं एल्कोहल अम्लीय प्रकृति नहीं दर्शाते हैं। दोस्तों इससे मैं अपने से आंसर लिखा हूँ, काफ़ी अच्छी तरह से प्रयास आपको समझाने का किया हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। अगर दोस्तों एक और बात, अगर आप मैं जैसे आपको क्वेश्चन आंसर लिखवा रहा हूँ ना, वैसे आप एग्जाम में लिख दोगे ना, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ये देखता है कि तुम अपने शब्दों में लिखे हो या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता। आश्रित जल जो होता है विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा का जल होता है। देखिए जो आश्रित जल का मतलब है यहाँ पे जो शुद्ध वाटर होता है, आरओ का होता है, उससे जब विद्युत जब प्रवाहित कीजिएगा तो उसमें क्या होता है, वह विद्युत का चालन नहीं करता है, वह विद्युत का चालक नहीं होता है, जबकि वर्षा का जल होता है। तो ये क्यों होता है इसका हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, कि आश्रित जल में किसी प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं होती है, वो तो खुद ही आरओ किया हुआ है, वो शुद्ध है, और ये H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। जबकि वर्षा जल में अनेक प्रकार के अम्ल और अशुद्धियाँ मिली होती है और ये H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जो विद्युत का चालन के लिए उत्तरदायी होता है। बस यही बात, मतलब इसमें भी वही थीम है H+ आयन का ही, ठीक है। क्योंकि वर्षा का जल H+ आयन उत्पन्न करता है, इसलिए वह विद्युत का चालन करेगा, और जो शुद्ध वाटर होता है उसमें कोई किसी प्रकार कोई अशुद्धियाँ हो भी नहीं करती है, ठीक है, जिससे क्या होता हुआ H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। देखिए क्या बोला कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, बताओ। तो देखो जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय इसलिए नहीं होता क्योंकि जल की उपस्थिति में ही अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। जब तक जल नहीं होगा तब तक ये जो अम्ल होता है ना H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, जल की उपस्थिति में ही वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। काफ़ी ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं, 5 बिलियनों A B C D और E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए ए का कितना प्राप्त होता है, थोड़ा सा देख लेना 1 मिनट। ए में 4, ठीक है, बी में 1, सी में 11, डी में 7 और ई में कितने प्राप्त होते हैं, 9। ये चीज़, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन उदासीन है। उदासीन कौन होगा, तो जिसका 7 है ये उदासीन होगा, यानी कि उदासीन विलयन कौन है, विलयन डी उदासीन है, ओके। अब बोला कि प्रबल क्षारीय कौन है, तो प्रबल क्षारीय माने सबसे अधिक, यानी कि 14 के निकट कौन है, तो देखो यहाँ पे 11, ये क्या हो जाएगा प्रबल क्षारीय। 11 कौन सा है, सी। अब बोल रहा है प्रबल अम्लीय, तो प्रबल अम्लीय कौन होगा, जो कि 0 के करीब होगा, यानी कि जो कि देखो यहाँ पे 1। मैं आपको बताया कि जो 7 से कम होता है तो अम्लीय, जैसे जैसे 7 से कम होगा उसकी अम्लीयता उतना ही बढ़ती जाती है, आपको बताया था। और जब 7 से अधिक जैसे जैसे होगा उसकी क्षारीयता उतनी बढ़ती जाती है। तो प्रबल अम्लीय कौन होगा, 1, यानी कि विलयन बी होगा। दुर्बल अम्लीय कौन होगा, जो कि 7 से थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पे 7 से थोड़ा सा कम होगा कौन, 4A। और दुर्बल क्षारीय कौन होगा बताओ तो चलो, तो दुर्बल क्षारीय, ठीक है, प्रबल क्षारीय सी मैंने बताया 11, दुर्बल क्षारीय कौन होगा, ई। ये चीज समझ में आ गई बात। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है कि pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में इसको लिखना है, किसके आधार पर,
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आधार पर। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कब अधिक होती है, यानी कि उसकी अम्लीयता अधिक होगी। तो जो सबसे कम होगा, सबसे कम यहाँ पे कौन सा है, 1। तो यहाँ पे पहले क्या हम लिख देंगे, 1, ठीक है, यानी कि पहले ए होगा, उसके बाद कौन होगा, 1 के बाद कौन सा है, 4 है, बढ़ते क्रम में चलो। उसके बाद फिर 7 है, उसके बाद फिर 9 है, फिर 11, ठीक है। इसी के आधार पर क्या हो जाएगा, इसका आप लोग आंसर ये है, बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे अधिक H+ आयन की सांद्रता किसमें होगी, 1 में, फिर 4, फिर 7, फिर 9, फिर 11। समझ आई बात। चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है ना कि प्रश्नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए, ठीक है। प्रश्नली ए और बी है, इसमें समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए बोल रहा है, ठीक है। प्रश्नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा प्रश्नली बी में एसिटिक अम्ल CH3COOH डालिए, ठीक है। थोड़ा समझना, दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। अब ये बोल रहा है कि जो प्रश्नली ए में जो अम्ल है ना और प्रश्नली बी में, दोनों की मात्रा और सांद्रता दोनों समान है। तो ये बोल रहा है कि किस प्रश्नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये जो HCl होता है ना, ये क्या होता है, प्रबल अम्ल, और ये जो है ना एसिटिक अम्ल, ये होता है दुर्बल अम्ल। ये क्या होता है, दुर्बल अम्ल, और ये क्या होता है, प्रबल अम्ल। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रबल अम्ल होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बोल रहा है कि प्रश्नली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक प्रबल अम्ल है जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, इसलिए यह तेजी से अभिक्रिया करता है, ठीक है। जो ज़्यादा प्रबल होगा वह अधिक तेजी से अभिक्रिया करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है कि ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया भी था कि ताजे दूध का pH मान 6 होता है, ठीक है। दही बन जाने पर इसके pH में क्या परिवर्तन होगा, जब ये ताज़ा दूध का pH मान 6 होता है, जब दही बन जाएगा तो इसके pH में क्या परिवर्तन होगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो दूध से दही बनने पर दही का pH मान 6 से कम हो जाएगा क्योंकि दही दूध से अधिक अम्लीय होता है। बताओ, दही अधिक खट्टा होता है कि नहीं, दूध से खट्टा अधिक होता है। इसलिए क्या होता है ना कि जब दूध से वो दही बनेगा तो उसकी अम्लीयता और बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी अम्लीयता और बढ़ जाएगी, यानी कि वह 6 से कम हो जाएगा। आ गई बात समझ में। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। बोला कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ये किस लिए मिलाता है थोड़ा, बेकिंग सोडा क्या होता है, एक क्षारकीय होता है, क्षारकीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या प्रश्न है। दोस्तों इसमें प्रश्न है पहला, देखो कि ताज़ा दूध के pH मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारकीय क्यों बना देता है। जो ये बेकिंग सोडा ताज़ा दूध को के pH मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारकीय क्यों बना देता है, क्योंकि ये क्षारक है, ठीक है। देखो ग्वाला जो ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है क्योंकि ताजे दूध के pH का मान 6 है, ठीक है, जो इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है जिससे दूध खट्टा हो सकता है। इसलिए दूध को थोड़ा क्षारकीय बनाने के लिए ग्वाला इसमें बेकिंग सोडा मिलाता है। तो वह क्षारकीय है तो ऑटोमेटिक है कि वो अपना वहाँ पे प्रभाव दिखाएगा। चलिए इसका एक और क्वेश्चन क्या है दूसरा, कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। तो देखो बेकिंग सोडा मिलाने से, ठीक है, दूध की pH क्षारकता की तरफ बढ़ जाती है। अब उसमें मान लीजिए क्षारकीय प्रकृति के मिला दिए तो थोड़ा सा उसकी क्षारीयता तो बढ़ जाएगी ना। तो बढ़ जाने से क्या होगा कि देखो बेकिंग सोडा मिलाने से दूध की pH क्षारकता की ओर की तरफ बढ़ जाती है, इसलिए pH को कम होने में थोड़ा समय लगता है और दूध से दही बनने में अधिक समय लगता है। आई बात समझ में। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखो प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आग विरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता रखा है जब मैं आपको पार्ट 9 करा रहा था, जिसमें हम लोग काफ़ी चीज़ जाने, उसमें बेकिंग सोडा सभी चीज़ को मैं जाना, जो कि हम लोग उसमें जानकर 5 नंबर कंप्लीट किया। तो वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने
आपको ये बात बताई थी इसका आंसर। चलो हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं अच्छे से इसका आंसर और कंफर्म हो जाते हैं। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि यह नमी से अभिक्रिया कर पुनः कठोर जिप्सम बनाता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में हम लोग इसलिए नहीं रखते हैं ना, क्योंकि यह नमी से अभिक्रिया करके पुनः कठोर जिप्सम बन जाता है। देखो यहाँ पे जैसे हम आप लोग देख सकते हैं CaSO4 इंटू 1/2H2O क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। थोड़ा तो यहाँ पे जल के साथ जब अभिक्रिया कर रहा था क्या बन रहा है, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए उसका उत्तर देखते हैं। अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जो कि मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ पहले भी, लेकिन यहाँ पे इसलिए मैं आपको बता दूँ ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए और यहाँ भी आप देख लें। ठीक है, देखो, अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके 2 उदाहरण इस प्रकार हैं, NaOH प्लस HCl। ठीक है, ये क्षारक है, ये अम्ल है, दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बना है, NaCl लवण और H2O जल। इसी पर याद करो, CaOH का होल 2 प्लस H2SO4 बना रहा है CaSO4 प्लस 2H2O। ये दोनों एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का दो उपयोग, प्रमुख उपयोग बताइए। तो इसका मैं बता चुका हूँ, आप इसे पार्ट 9 में देख सकते हो। वहाँ पे 2 के बदले हमने कई एग्जाम्पल इसका उपयोग बताए हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।